नमस्कार मित्रों। कल हमने देखा था भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हमने देखा था कि भाषा क्या होती है, भाषा को हिंदी से कैसे जोड़ा गया, हिंदी क्या होती है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी के तीनों दृष्टिकोण देखे थे, ऐतिहासिक, भौगोलिक और संवैधानिक दृष्टिकोण देख लिए थे। आज हम देखेंगे व्याकरण। हिंदी में व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों पड़ी, तो इसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। व्याकरण क्या करते हैं दोस्तों? व्याकरण। व्याकरण दोस्तों, ये व्याकरण शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो इसको देखते हैं। बी धन आ धन करण। एग्जाम में कभी अगर आपसे पूछता है कि व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना है, तो बी धन आ धन करण से मिलकर बना है। अब हम जब संधि पढ़ने लगेंगे तब इसको बताएंगे कि कैसे मिलकर बनता है। आज हम इतना देखते हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या है। आगे की बात करते हैं। परिभाषा। परिभाषा दोस्तों, हम सामान्य रूपों में कह सकते हैं कि व्याकरण वह शैली है, व्याकरण वह विधा है, व्याकरण वह ग्रंथ है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना या शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे हम पदों में बांधते हैं तो एक परिभाषा निकलती है। तो देखते हैं। जिससे 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 हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाए, और पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। दोस्तों, जिसके द्वारा या जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध आचार व्यवहार करना आ जाए, वही क्या है? व्याकरण है। शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध तरह से आचार व्यवहार करना आ जाए, उसे ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं व्याकरण के अंग कितने हैं। व्याकरण को हम 3 अंगों में पढ़ते हैं। कितने अंगों में? 3 अंगों में। समस्त व्याकरण को ही 3 अंगों में समाहित कर लेंगे, जिसमें देखते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कितने हैं दोस्तों? व्याकरण के अंग कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा क्या है? वाक्य विचार। तीसरा क्या है दोस्तों? वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इन्हीं तीनों अंगों में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार में हम पूरे समस्त व्याकरण को पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ण विचार। क्या स्टार्ट करेंगे? वर्ण विचार। अब हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की आवश्यकता इस व्याकरण में क्यों पड़ी, वर्ण किसे कहा जाता है। तो देखते हैं। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को, अर्थात दोस्तों इस तरह हमने क्यों बताया लिखित इकाई? तो लिखित इकाई इसलिए बताया गया कि अगर हमारे मन में कोई विचार उठता है, कोई वर्ण की भावना उठती है, जब हम बोलते हैं तो क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। इसीलिए हमने यहाँ लिखित इकाई बोला
कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ड कहते हैं। अर्थात हमारे द्वारा जो ध्वनि निकाली जाती है उसको हम लिख देते हैं तो वह वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। अन्यथा देखते हैं और क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में या परीक्षा में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो यहीं पर कंफर्म कर लेते हैं स्टार लगाकर, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड को कहते हैं। वर्ड को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड को कहते हैं। दोस्तों ये तीनों रूप में वर्ड ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी। अगर हम बोलकर बात करते हैं या बोलकर कोई ध्वनि निकालते हैं तो उसे भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में ध्वनि होती है और लिखित रूप में वर्ड होती है। और फिर से अगर देखा जाए, संपूर्ण को देखा जाए, तब भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड ही होगी। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी तो वर्ड ही ऑप्शन सही करिएगा। दोस्तों ये था वर्ड की परिभाषा थी, वर्ड क्या है इसको हमने समझा। अब हम देखते हैं वर्ड के भेद। क्या देखेंगे दोस्तों, यहीं पर नीचे देख लेते हैं वर्ड के भेद। वर्ड के भेद क्या देखते हैं, वर्ड के भेद। वर्ड के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, यही देखते हैं। पहला है स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। दूसरा क्या है दोस्तों, व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। स्वर को क्या कहते हैं, जो वर्ड, स्वर की परिभाषा क्या बनती है, जो वर्ड बिना किसी सहायता के बोले जाएं, बिना किसी सहायता के बोले जाएं, वह स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। अर्थात यहीं नीचे देख लेते हैं, स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि होती है। स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि होती है। क्या होती है दोस्तों, स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि होती है। स्वर जो है वह बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं, बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। अतः हम यह कह लें कि जो स्वतः उत्पन्न हो, जो स्वतंत्र उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यहाँ मिट गया क्या, बिना किसी सहायता के बोले जाए, यहाँ मिट गया था दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं, ध्वनि और बिना, जो वर्ड बिना किसी सहायता के बोले जाएं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन देख लेते हैं दोस्तों। व्यंजन वे वर्ण होते हैं, या हम इस प्रकार से कह लें, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, स्वरों की सहायता से बोले जाएं, वे व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों हमने देखा स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। अर्थात वर्ण के भेद देखें, पहला क्या है, स्वर है। दूसरा क्या है, व्यंजन है। अब हम स्वर को देखते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ मिटा रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मिटा रहे हैं।
अब हमको क्या पढ़ना है? स्वर। क्या पढ़ना है दोस्तों? स्वर। हमने देख लिया कि स्वर किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं स्वर के कितने प्रकार, हाँ, स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 11। कितनी होती है? 11। अब हम 11 कौन कौन सी होती है इसको देख लेते हैं। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हुए? 11 हो गए। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। यह एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, कोई कोई पूछ लेते हैं आपसे, कोई व्यक्ति पूछ लेता है या कोई आपको आपके ज्ञान को जांचने के लिए पूछ लेगा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की कुल संख्या 13 होती है, लेकिन वह हिंदी में नहीं पढ़ा जाता, वह मूल व्याकरण में पढ़ा जाता है, अर्थात संस्कृत में पढ़ा जाता है। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर यही पूछ लिया जाए कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 10। अब हम यही देख लेते हैं, इस छोटे आ की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, इस छोटे आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, इसलिए कितनी बचे? 10। तो यहाँ देख लेते हैं, बड़ा आक मात्रा, छोटी एक मात्रा, बड़ी एक मात्रा, छोटा उक मात्रा, बड़ा उक मात्रा, रीक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, ओक मात्रा और औक मात्रा। कितने हुए? 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसलिए देखते हैं दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। अब कहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा कि मात्रा के आधार पर कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। उसमें 2 अयोगवाह जो होते हैं, अभी हम बताएंगे अयोगवाह किसे कहते हैं, तो उनको भी जोड़ लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो गलत होता है। इसलिए ये मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मात्रा के आधार पर कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा 12। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये हो गए स्वरों की संख्या। अब हम देखते हैं स्वरों के भेद। क्या देखते हैं? स्वरों के भेद। स्वरों के भेद कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। पहला, एक स्वर खुद होता है। कितने होते हैं? 2 भेद। 2 भेद। पहला क्या है? एक स्वर होता है। क्या होता है? एक स्वर होता है। और दूसरा क्या होता है? अयोगवाह होता है। क्या होता है दोस्तों? अयोगवाह। कहीं कहीं आपको ये मूल स्वर बता दिया जाता है, लेकिन वो मूल स्वर आगे चलकर दिक्कत होती है जब हम केवल मूल स्वर ही पढ़ते हैं। तो इसलिए स्वर और अयोगवाह किसके भेद हैं? स्वरों के भेद हैं। अब हमने बता दिया कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। और अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2। हमने देख लिया कि स्वरों की संख्या 11 कौन कौन होती है, और अयोगवाह की संख्या देख लेते हैं, 2 होती है। और कौन कौन होते हैं? अंग, अंग और अह। अंग और अह, इसे ही अयोगवाह कहा जाता है। दोस्तों स्वर हमने पढ़ लिया, स्वर किसे कहते हैं, स्वर की संख्या देख ली। अब हम अयोगवाह देख लेते हैं। अयोगवाह क्या है? इसको अगर तोड़ें तो ये मिलता है आ धन योग धन वाह। वाह का मतलब वाहन करना, अर्थात आ के योग से जो वर्ण वाहन करते हैं, अर्थात जो वर्ण आ के योग से वाहन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। यहीं लिख लेते हैं, जो वर्ण आ के योग से वाहन अर्थात निकलते हैं, वाहन करते हैं, उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं आ के योग से जो हमने लिखा वो सही है क्या। तो यहाँ देखते हैं, आ
और आ पे लगा है अंक। कौन सी मात्रा लगी है? अंक। अर्थात अ के योग से अंक निकाला जा रहा है, अंक। ठीक है, आ के योग से, अ की ध्वनि से अंक निकाला जा रहा है। और दूसरा क्या है? आ। इसमें क्या है? आ निकल रहा है। और इसमें क्या है? ए भी, इसमें भी आ निकल रहा है। इसीलिए इस परिभाषा को बताया गया कि आ के योग से जो वर्ड बोले जाए उसे अयोगवाह कहते हैं। तो दोस्तों ये थे स्वरों के भेद, स्वर और अयोगवाह। अब हम देख लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं दोस्तों? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण। दोस्तों स्वरों को वर्गीकरण किया जाए तो देखते हैं हम किन किन आधार पर स्वर का वर्गीकरण हुआ है। तो पहला देखते हैं मात्रा। मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर। दूसरा क्या है? मुख के आधार पर। मुख के आधार पर। तीसरा क्या है? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर। और चौथा क्या है? ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर। दोस्तों ये 4 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इतना वीडियो अर्थात इतना जो डाटा बताया गया है, जो व्याकरण बताया गया है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम वर्गीकरण अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।